बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक बार साइंस अध्ययन हब में। पिछले क्लासेस में हमने पोलिनोमियल को खत्म कर दिया है, पोलिनोमियल पूरी तरह से खत्म है और अब हम आ गए हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। ये चैप्टर है हमारा। तो पोलिनोमियल अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो इसमें जरा से भी आपको परेशानी नहीं होने वाली है, और वैसे भी आपने क्लास 9th में थोड़ा सा पढ़ा हुआ है इसको, तो उन सब चीजों को, नॉलेजों को ध्यान में रख के हम इस चीज को आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, पहले मैं आपको समझाता हूँ ये है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर ले लीनियर पोलिनोमियल की। हमने पढ़ा था लीनियर पोलिनोमियल, राइट। लीनियर पोलिनोमियल क्या होता था? लीनियर पोलिनोमियल एक वेरिएबल होता था जिसका मैक्सिमम डिग्री 1 होता था, ठीक है, उस वेरिएबल का। तो कुछ हम ऐसे लिख सकते थे उसको ax प्लस बी, ठीक है। ax प्लस बी इक्वल टू यूं था। अब इसी को अगर मैं लीनियर इक्वेशन कहूं, लीनियर इक्वेशन बोलना चाहूं अगर मैं, तो इक्वेशन कब होता है कि जब ये जो पोलिनोमियल दिया हुआ है ये 0 के इक्वल हो जाए, ठीक है। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकें कि दिस ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो ये कहलाता है लीनियर इक्वेशन। लीनियर क्यों? क्योंकि यहाँ पे x जो है, ये जो x है इसका डिग्री 1 है, हाईएस्ट डिग्री, ठीक है। अब इसको और आया क्या कह सकते हैं, इन अ सिंगल वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल या वन वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल, ठीक है। सिंगल वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल कहने का मतलब क्या, एक ही यहाँ पे है अननोन वैल्यू है हमारे पास, ये a और b तो इसका कोफिशिएंट है, ये नोन होंगे। तो ax प्लस बी ये अननोन वैल्यू है, या फिर इसको वेरिएबल कह लें। ये क्या है? वेरिएबल है जिसके वैल्यू चेंज हो सकते हैं टाइम के हिसाब से, ठीक है। समय हम चेंज कर सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, और ये इक्वेशन का वैल्यू बदल जाएगा, ठीक। अब अगला है कि लीनियर इक्वेशंस, तो ठीक है भैया, इन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल क्या मतलब कि सिर्फ x नहीं रहे, कोई और एक वेरिएबल रहे। तो कोई और एक वेरिएबल जब लेना है तो यार वो x तो होगा नहीं, x तो हम दोबारा लेंगे नहीं, हम क्या लेंगे, y लेना पड़ेगा, z लेना पड़ेगा, t लेना पड़ेगा, p लेना पड़ेगा, बट x को छोड़ गए। तो जब इसको टू वेरिएबल में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, ax प्लस by, अब b के साथ कुछ आ जाएगा और ये c इक्वल्स टू 0। ऑलराइट, ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना। अच्छा, इसका मतलब क्या कि अब लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को हम कैसे बोल सकते हैं, मतलब कि एन इक्वेशन दैट कैन बी रिटेन एज और रिप्रेजेंटेड एज, दोनों लिख सकते हो आप, रिटेन in the form of ax plus by plus c equals to 0, where a is not equals, a and b दोनों, a and b should not be equal to 0, ठीक है। ये दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए, ना a 0 होना चाहिए, ना b 0 होना चाहिए। और उसको दूसरे शब्दों में कहें तो कुछ ऐसा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, कुछ ऐसा। तो ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इज कॉल्ड, लिख सकते हो, या इज नॉन एज, इज कॉल्ड a linear equation in two variables, ठीक है। ये आपका यहाँ पे ये डेफिनेशन है, ठीक है। स्टेटमेंट अगर हम कहें तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है। अब इसके बाद जैसे हमने लिख लिया x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो हमने क्या क्या डिफाइन कर लिया, लीनियर इक्वेशन डिफाइन कर लिया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल डिफाइन कर लिया, रह क्या गया हमारा पेयर। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब पेयर मतलब समझ रहे हो ना, जोड़ा होता है, जोड़ा। तो लीनियर इक्वेशन का जोड़ा टू वेरिएबल्स मतलब कि ये एक वेरिएबल है तो सिंगल अकेला है बेचारा, पूरा का पूरा वेरिएबल
इसके साथ और अगर सेम रिलेशन में सेम इवेंट हो, ये सब क्या है, एक्स और वाई क्या है, इवेंट्स हैं, ठीक है। इवेंट्स बोले तो मान लो कि जैसे हम आम खरीदने गए, ठीक है, बाजार में, वहां पे हमने आम और संतरा खरीदा, तो दो चीजें हमने खरीदी, आम खरीदा, संतरा खरीदा, अब दोनों को मिला कुछ पैसा दिया, तो हमने कहा कि मैंने आम खरीदा और साथ में संतरा खरीदा और कुल मिलाकर मेरे को 40 रुपए देना पड़ा, ठीक है। जो भी नहीं है कि जो आम का जो हमने लिया होगा जितना आम उतना ही संतरा लिया हो, मैंने मान लो बोल दिया मैंने कि मैंने 5 किलो आम लिया, मैंने 6 किलो संतरा लिया, ठीक है, और ये मिला के हुए 40 रुपए। तो भाई किसका कितना प्राइस है ये निकालना। तो ये जो प्राइस जो हम निकाल रहे हैं, जो अननोन वैल्यूज हैं, वो हैं ये वेरिएबल्स। जो 5 किलो मैंने बोल दिया, 6 किलो जो बोल दिया वो ए और बी है। 5 किलो आम का बोला तो आम के साथ उसका 5 किलो जुड़ गया, 6 किलो संतरा बोला तो संतरे के साथ 6 किलो जुड़ गया, और ये सी क्या है, वो पूरा अमाउंट है जो लगा है। तो दोनों को मिला के सी के बराबर लगा तो सी उधर चल जाएगा, बराबर सी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों मिला के उतना लगा है ना। तो ऐसे ये इक्वेशन बनता है। ओके, तो दो इवेंट हुए हमारे यहाँ पे, क्या, एक आम खरीदा गया, एक संतरा खरीदा गया, उनका अमाउंट तो पता है कि कितना कितना खरीदा गया, ठीक है, लेकिन उनका प्राइस नहीं पता कि कितना रुपया एक का था, 1 किलो पे कितना पड़ा, 2 किलो पे कितना पड़ा, या एक पीस लिया तो कितना पड़ा। वो जो अननोन वैल्यूज थे वो एक्स और वाई है, जो वेरिएबल जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये एक इवेंट हुआ, ठीक है। फिर कह दे आदमी कि यार मैंने वो वहीं पे आम खरीदा, तो इस बार आम मैंने 4 किलो खरीदा और संतरा मैंने 7 किलो खरीदा, कुल, ठीक है। तो फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा, आम और संतरे का वैल्यू निकालना पड़ेगा, है ना। तो ये दो जो इक्वेशन आपको दिए हुए हैं उन दोनों को कहा जाता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दोनों जो जानकारियां दी हुई है उससे दो इक्वेशन बनेंगे, और दोनों इक्वेशन एक ही इवेंट के हैं, मतलब कि आम खरीद रहे हैं हम और संतरे खरीद रहे हैं, तो उसी इवेंट के हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे उसको, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इन 2 वेरिएबल्स। तो जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हम लिखने जाएं तो क्या कह सकते हैं, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन को अगर हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 कहें, तो सेकेंड लीनियर इक्वेशन जो होगा, जो पेयर बना रहे हैं, मिल के क्या बना रहे हैं, पेयर बना रहे हैं हमारा, ठीक है, पेयर। तो सेकेंड लीनियर इक्वेशन जो होगा उसको हम कैसे लिख सकते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो बस a1 a2 b1 b2 c1 c2 का है। इवेंट जो है, अननोन इवेंट जो हमारे थे वो इक्वल है। सेम अननोन इवेंट के लिए अगर 2 बार वो चीजें हो रही हैं तो फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वहां पर बनता है। ओके, चलिए इसको लिख लीजिए, फिर चलते हैं कुछ एग्जांपल्स पे। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे, ठीक है, मैंने ले लिया एक एग्जांपल लिखते हैं जो आपके बुक में ही दिया हुआ है, उसको समझते हैं, ठीक है। मान लो कि सीता गई है खेलने, मेला आया है, मीना बाजार का मेला आया है, वहां पे खेलने गई है, ठीक है। वहां पे कई झूले होते हैं, तो उसने जो राम झूला होता है, बड़ा वाला झूला होता है, जायंट व्हील जिसको बोलते हैं, बहुत बड़ा ऐसे गोल गोल घूमते रहता है, उस पे बैठी। उसके बाद उसने हुपला खेला। हुपला मतलब समझते हो, एक आपको रिंग दिया जाता है, कुछ पैसे आप देते हैं, आपको रिंग दिया जाता है और सामने कई चीजें रखी होती हैं, आप रिंग को उस पर फेंकते हैं, जिस पे जाके अगर रिंग अगर फंस गया, पूरी तरह से अगर फंस गया तो वो सामान आपका, ऐसा होता है, तो वो कहते हैं उसको हुपला, ठीक है। और रिंग भी होता है, दोनों चीजें उसने खेली। अब हमसे कहा जा रहा है कि उसने जो हुपला खेला वो जायंट व्हील पे खेलने के आधे टाइम खेला, मतलब कि अगर मान लो उसने 10 बार खेला हो जायंट व्हील पे, तो उसने 5 बार हुपला खेला, ठीक है। और हमें नहीं पता, एक्चुअली बेसिकली हमें नहीं पता, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, 10 बार 5 बार। वो कह रहा है कि जितनी बार उसने हुपला खेला है उसका डबल टाइम्स उसने जायंट व्हील पे खेला है, ठीक है, ऐसा कह रहा हूं। तो क्या करें, ये अगर मान ले हम, जैसे मान लो कि लेट नंबर ऑफ टाइम्स, यहां पे अननोन क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स है, इवेंट हमारा अननोन नहीं है, नंबर ऑफ टाइम्स अननोन है कि कितनी बार उसने खेला, ठीक है। लेट नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड ऑन जायंट व्हील is
इज इक्वल्स टू एक्स मान लू मैं, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला, ठीक है, उसको मैं y मान लू। तो क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला वाज द हाफ ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड ऑन जाइंट व्हील। ओके, मतलब कि जो x है मेरा वो y/2 में ले लूं। हो सकता है आपकी किताब में थोड़ा अलग दिया हो, तो कोई बात नहीं, मैं एग्जांपल एक्चुअली नहीं दिख रहा, मैं बस आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो नंबर ऑफ टाइम्स, दो यहां पे दिया हुआ है नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज half the number of times she played on giant wheel, ठीक है। तो इसको लिखते कैसे हैं मैं दिखाता हूं, ठीक है। ये गलत तो सही है पता नहीं, लेकिन अब इसको कैसे लिखते हैं मैं दिखाता हूं। नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला, हुपला कौन सा है y, ठीक है। देखो कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला, तो नंबर ऑफ टाइम्स को हमने y लिया है, हुपला को, तो इसको लिख दिया हमने y इज हाफ द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड ऑन जाइंट व्हील, मतलब कि इज इक्वल टू, कहने का मतलब है इज इक्वल टू हाफ द नंबर ऑफ टाइम्स, हाफ मतलब कि हाफ कर दिया, नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड ऑन जाइंट व्हील। ओके, तो ये तो जाइंट व्हील पे इतनी बार खेला, इसका आधा, मतलब कि जितनी बार उसने हुपला खेला वो जाइंट व्हील पे खेलने का आधा है। तो नंबर ऑफ हुपला खेलने का ये और जाइंट व्हील का ये और इसका आधा, तो ये बन गया हमारा एक इक्वेशन, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे ये एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है, तो क्या हो गया लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ओके, अगर इसको हम एक्सपेंड करना चाहें तो 2 को इधर ले जाएगा तो ये 2y हो जाएगा, 2y इक्वल्स टू x हो जाएगा, और x को हम हमेशा पहले लिखते हैं, तो इसको हम कैसे बना सकते हैं कि x माइनस 2y बराबर 0 बना सकते हैं ना, एक इक्वेशन बन जाएगा हमारे यहां से। अब कह रहा है कि जो उसने हुपला और जो जाइंट व्हील खेला है उसमें टोटल उसके 20 रुपए खर्चे हुए हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ टाइम्स, ये मान लो x, ठीक है, प्लस y बराबर कितना 20, ये क्या बन गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब इसके साथ एक चीज कमी रह जाती है, क्या, कि ये क्या है नंबर ऑफ टाइम्स है, ठीक है। ध्यान रखना पड़ता है कि नंबर ऑफ टाइम्स है, ये पैसा नहीं है, ये क्या है, ये रुपीज है ना, ये मैं कह रहा हूं 20 रुपया लगा है, ये क्या है नंबर ऑफ टाइम्स है, ये भी नंबर ऑफ टाइम्स है। अब यार नंबर ऑफ टाइम्स को जोड़ें तो यार रुपया तो बनेगा नहीं। 4 किलो आम लिया मैं, 5 किलो संतरा लिया, कुल मिलाकर 40 रुपए, तो 4 किलो आम जोड़ 5 किलो संतरा मिलकर 40 तो होंगे नहीं। उनके साथ क्या लगाना पड़ेगा कि पर किलो कितना रुपया था, ठीक है ना। तो पर किलो कितना रुपया लगेगा, तो 4 किलो आम मान लो कि 5 रुपया किलो है, ठीक है, और 5 किलो संतरा मान लो कि 4 रुपया किलो है, तो ये 4 किलो आम हो गया, ये 5 किलो संतरा हो गया। अब इन दोनों को जोड़ के तो मैं 40 रुपीज कर नहीं सकता, है कि नहीं। तो क्या करना पड़ेगा कि 4 किलो आम भैया आपने किस रेट से खरीदा है, प्राइस क्या है, तो 5 रुपए प्रति किलो, तब जाके ये 20 बना, ठीक है। 5 किलो संतरा जो आपने खरीदा है किस रेट से खरीदा है, तो 4 रुपया प्रति किलो खरीदा है, तब जाके ये 20 रुपया बना, तो ये क्या हो गया 40 रुपया टोटल हुआ। तब ये क्या है फाइनली रुपया आया है, ठीक है। टोटल रुपया आम का, टोटल रुपया संतरा का मिलके टोटल रुपया आपने जो खरीदारी की है, ठीक है। यहाँ पे वैसे ही आपने खेला तो जरूर है व्हील पे नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, आपने x टाइम्स खेला, y टाइम्स खेला, और टोटल कुल मिलाकर 20 रुपया खर्चा किया आपने, पर यार नंबर ऑफ टाइम्स को अगर मिला दो तो रुपया तो नहीं बनता ना। तो क्या करना पड़ेगा, पर टाइम हर बार खेलने का कितना रुपया लग रहा है, तो मान लो वो कह रहा है कि 3 रुपया लग रहा है खेलने का जाइंट व्हील पे, तो 3 रुपया इंटू कितनी बार उसने खेला, तो ये टोटल खर्चा हो गया, टोटल आया या नहीं। अब ये क्या बन गया, रुपया बन गया। अब यहाँ पे मान लो कि 4 बार खेला, ठीक है, 4 रुपया एक बार उपला खेलने का, ये भी 5 रुपया मान लो, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया टोटल, ये बन गया रुपया। पहले क्या था, सिर्फ नंबर था कितनी बार खेला है, तो रुपया नहीं था। अब मैंने एक बार खेलने का रुपया बता दिया कि एक बार खेलने पे कितना लग रहा है, और ये इसका भी बता दिया कि एक बार खेलने पे कितना रुपया लग रहा है, तो टोटल मिला के 20 रुपया खर्चा हो गया। तो इक्वेशन क्या बन गया हमारा, 3x प्लस
4y बराबर 20, ये बन गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब एक ही इवेंट पे हमने दो लीनियर इक्वेशन बनाए हैं टू वेरिएबल्स में, तो यहां पे इक्वेशन 1 and 2 आर कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। कितने वेरिएबल इसमें? x और y दो वेरिएबल है, मतलब दो चीजें अननोन है, इसलिए दिस इक्वेशन 1 and 2 आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ऑलराइट, चलो इसको लिखना है तो लिख लो, वैसे तो मैं समझने के लिए बता रहा हूं, लिखना है तो लिख लो, फिर चलते हैं इसके एग्जांपल सॉल्व करते हैं। चलिए, तो एक चीज हम रिकॉल करते हैं पोलिनोमियल का, जैसे रिकॉल करना चाहें अगर, तो यहाँ पे x + 5 था, मान लो कि ये दिया हुआ है, ठीक है। इसके लिए हमने ग्राफ बनाई थी, आपको अगर याद होगा तो हमने y = x + 5 के लिए ग्राफ बनाया था, ठीक है, जब हमको फंक्शन दिया हुआ था उसका। अब जब y = x + 5 का हमने ग्राफ बनाया था, जब यहाँ पे डिग्री 1 था, तो हमने देखा था कि जो ग्राफ आ रहा था वो एक स्ट्रेट लाइन आता था। आपने शायद गौर नहीं किया हो, फिर भी मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है। मान लो कि ये x है, कि y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे, तो यहाँ x लिख लिया, यहाँ y लिख लिया। x जब 0 है तो y 5 है, x जब 1 है तो y 6 है, ठीक है। देखो यहाँ पे, तो उसके बाद और थोड़ा ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं, तो ये कितना 4 हो जाएगा y। चलो इसको ग्राफ में दिखाते हैं। x जब 0 है तो y कितना है? y 5 है, ठीक है, प्लस का 5 मान लिया यहाँ पे कहीं पे है, ठीक है। 1 है तो 6 है, तो 1 मान लो यहाँ पे कहीं पे है, और ये 1 यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे जा रहा है, ठीक। और जब -1 है तो 4 है, -1 इधर आता है ना, ये 0 ये 1, ठीक है, -1 कहीं इधर आता है, तो मान लो कि ये 4 था, तो ऐसे आके यहाँ पे 4 हो गया। जब इसको हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ, तो ये कुछ स्ट्रेट लाइन आ रहा था, ऐसे सीधा लाइन जा रहा था, है ना। तो एक चीज हमने यार वहां पर ध्यान दिया था कि जो भी ये लीनियर इक्वेशन होता है, लीनियर इक्वेशन, जब हम लीनियर इक्वेशन लिखते हैं तो ये इक्वेशन जब दो वेरिएबल में होता है तो ये लीड करता है एक स्ट्रेट लाइन की तरफ। जब ग्राफ बनाते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन होता है, तो इसको हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन भी कह सकते हैं। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन भी यही होता है, ठीक है। दूसरी चीज कि अगर दो इक्वेशन है तो वहां पे दो स्ट्रेट लाइन बनते हैं, तो पेयर बनते हैं स्ट्रेट लाइन के, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनते हैं जब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स करते हैं, ठीक है। ओके, तो यहां पे क्या हो सकता है, देखो मान लो कि दो इक्वेशन है, अब y = मैं x - 3 कर दूं, ठीक है। तो x - 3 अगर मैं करता हूं तो ये हो जाएगा आपका, यहां पे सेकेंड में बना दूं, सेकेंड वाला, तो ये x हो गया, ये y हो गया। x जब 0 तो y = -3, x जब 1 तो y = -2, x जब -1 तो y = -4, ठीक है। तो y यहाँ पे -4 कहीं मान लो, ठीक है, 0 पे -3 मान लो, ओके, 0 पे -3 और 1 पे -2 मान लो, 1 पे -2 कहीं मान लो, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हुए। अब स्ट्रेट लाइन कितने टाइप से हो सकते हैं? दो स्ट्रेट लाइन कितने टाइप से एक ही प्लेन पे हो सकते हैं? तो कैसे हो सकते हैं कि या तो ये दो इंटरसेक्ट करें, ये पहला और ये दूसरा, ये कंडीशन है, तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट किया इन्होंने, ठीक है। टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। सेकेंड कंडीशन ये हो सकता है कि जो स्ट्रेट लाइन है वो बिल्कुल पैरेलल जाए, ओके, बिल्कुल पैरेलल जाए, मतलब कि उनमें एंगल जो बिल्कुल 0, ये फर्स्ट ये सेकेंड, तो इसको क्या बोलते हैं? पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। ओके, थर्ड ये हो सकता है कि थर्ड जो हमारा गया है ये मान लो ऐसा गया, और जो सेकेंड लाइन बन रहा वो भी इसी पे बन रहा हो, बिल्कुल ऐसे ही जा रहा हो, ओके। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा लाइन हो गया, तो इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट बोलते हैं, ठीक है। 3 नंबर कंडीशन। तो जब हम ड्रॉ करेंगे या फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जब लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, तो यहाँ पे 3 कंडीशन आते हैं। या तो वो जो इक्वेशन है वो इंटरसेक्ट करेंगे,
कुछ इस प्रकार से, या तो पैरेलल जाएंगे या तो कोइंसिडेंट रहेंगे। अच्छा, अब जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है जहां पे ये दोनों मिलते हैं वो उस दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। हमें करना क्या है, बेसिकली हमें सॉल्यूशन ही फाइंड करना है, जो अननोन वैल्यूज होते हैं उनको फाइंड करना है। ऑलराइट, तो जब ये दो इक्वेशन, दो लाइन एक दूसरे कट करते हैं, जहां पे टच करें वो उनका इक्वेशन होता है। तो यहाँ सॉल्यूशन होता है। एक्स और वाई की वहां वैल्यूज मिलती है कि इस पॉइंट पे एक्स और वैल्यू क्या है, एक्स और वाई की क्या वैल्यूज है, वो बताता है उनका सॉल्यूशन। अब यार अगर इंटरसेक्ट कर रहा तो ये एक बार इंटरसेक्ट के द्वारा मिलेगा क्या, चाहे इधर जाए या इधर जाए। मान लो इधर भी जा रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, इधर भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो। एक लाइन मान लो इधर ले लिया, एक लाइन इधर ले लिया, ओके, तो भी तो कट एक ही जगह पे कर रहे हैं, तो इसके कितने वैल्यू आएंगे एक्स और वाई के। मान लो कि यहाँ पे ये कट कर रहे हैं ऐसे करके, ये किधर गया, ये किधर गया, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू देखा है तो यहाँ पे कुछ नीचे वाला, वाई का वैल्यू देखना चाहे तो यहाँ पे जो आएगा वो वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या हो गया, मान लो कि ये 1 है तो ये 1 लिख दिया हमने पहले, ये 4 था तो 4 लिख दिया, तो सॉल्यूशन क्या हो गया इसका 1 और 4, मतलब कि एक्स का वैल्यू यहाँ पे 1 होगा और वाई का 4 होगा। ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। ऑलराइट, अब यहां पे देखो पैरेलल लाइन जब हो रहे हैं तो अच्छा, पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को टच करती हैं क्या? रेल की दो पटरियां जब जाती हैं तो रेल की दो पटरियां तो पैरेलल होती हैं, क्या वो टच करती हैं क्या एक दूसरे को? बिल्कुल नहीं करती, वो सीधे सीधे निकल जाती हैं। तो जो टच नहीं करता उसका कोई इक्वेशन नहीं बना, मतलब कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं है यार। यहाँ पे यार कॉमन पॉइंट है ना इन दोनों का, यहाँ पे यार ये यहाँ पे कुछ पॉइंट है, यहाँ पे कुछ पॉइंट है, यहाँ पे, तो ये पॉइंट्स को मिला के बनते हैं ना स्ट्रेट लाइन। जो भी बने ग्राफ कैसे बनता है, पॉइंट्स को जब हम मिलाते हैं तो यहाँ पॉइंट्स बन के मिल के ये ग्राफ बना रहे हैं, यहाँ पे कई पॉइंट्स मिलके इसको बना रहे हैं, तो जहां पे ये टच कर रहे हैं वहां पे दोनों का कॉमन पॉइंट आएगा, तो जो कॉमन पॉइंट होता है वो उनका सॉल्यूशन हो जाता है। इसमें कोई कॉमन पॉइंट बन रहा है क्या? कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं बन रहा है ना। तो यहाँ पे जब कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होता इसका। यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन है, मतलब कॉमन पॉइंट का भरमार है। यहाँ पे इतने सारे कॉमन पॉइंट है कि तुम गिन नहीं सकते, जो भी पॉइंट ले लो इसके ऊपर सारे सारे कॉमन है, मतलब इसके क्या बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। तो इन सबको क्या कहते हैं कि देखो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो उसको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब कि सॉल्यूशन जो होगा वो यूनिक होगा, उसके अलावा दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका नो सॉल्यूशन, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा इसका। और इनका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशन, ठीक है, मेनी सॉल्यूशन, ओके। चलिए फिर इनको लिख लीजिए, फिर चलते हैं कुछ एग्जांपल एक देख लेते हैं। चलो तो एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में कह रहा है कि अखिला गोज टू अ फेयर विथ ₹20, मेले गया है 20 रुपए के साथ, एंड वांट्स टू हैव राइड्स ऑन द जायंट व्हील एंड प्ले हुपला। तो चाहता है कि जायंट व्हील जो है उस पे चढ़े, सवारी करे उसकी, खेले उस पे, और हुपला भी खेलना चाहता है, जो मैंने आपको बताया हुपला क्या होता है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो पहले भी इसमें आधा ये छोड़ा हुआ है कि जो नंबर ऑफ टाइम्स वो हुपला खेलता है वो जायंट व्हील पे खेलने का आधा है, ठीक है। तो इसमें एक चीज और लिख लीजिए अपना कि नंबर ऑफ टाइम्स C plays is half the number of times plays on giant wheel, ठीक है। मतलब जायंट व्हील पे जो खेलता है, जायंट व्हील पे जो खेलती है अखिला, उसका आधा टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे हम इसको क्या करना है कि एल्जेब्रिकली दिखाना है, ठीक है। दो ही चीजें यहाँ पे, जायंट व्हील पे खेलती है और हुपला खेलती है। टोटल अमाउंट कितना है 20 है, इस पे ध्यान देना है, ठीक है, ध्यान इस पे भी देना है। अच्छा इसको करना क्या है, देखो एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली इसको शो करना है। तो ये ग्राफ मैंने बनाया है यहाँ पे शो करने के लिए, ग्राफिकली, यहाँ पे एल्जेब्रिकली मैं यहाँ पे शो करूंगा, ठीक है। और क्या दिया है आपको एक कंडीशन कि नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेज इज हाफ, plays hupla is half the number of times played on giant wheel। तो played hupla हाफ द नंबर ऑफ टाइम्स प्लेड giant wheel। तो यहां से एक इक्वेशन बनेगा
टोटल 20 रुपए है, इससे एक इक्वेशन बनना है, और जितना टाइम वो खेली है हुपला उससे इक्वेशन बनना है। तो इसको थोड़ा सा हम एल्जेब्रिकली इसको शो करते हैं कैसे बन रहा है। तो नंबर ऑफ टाइम्स, तो पहले नंबर ऑफ टाइम्स को कुछ एज्यूम कर लेते हैं, हम कुछ दे लेते हैं सिंबल। नंबर ऑफ टाइम्स जो प्ले की है जायंट व्हील उसको कुछ सिंबल दे लेते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं लेट नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है। एंड अगेन नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड ऑन जायंट व्हील इक्वल्स टू एक्स मान लो, ठीक है। तो अब क्या है कि देखो दो ही चीजें ना, हमें क्या निकालना है कि हमसे पूछा जा रहा है कि जायंट व्हील पे वो कितनी बार खेलेगी और हुपला पे कितनी बार खेलेगी, तब जाके उसका 20 रुपए में दोनों चीजें करनी है उसको। तो जो अननोन है वो क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स प्लेड जायंट व्हील, नंबर ऑफ टाइम्स प्लेड हुपला, इसलिए हमने इसको अननोन ले लिया, एक्स और वाई ले लिया। अब कह रहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या ये कह रहा कि नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ टाइम्स। तो नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला कितना, y, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना, हाफ द टाइम्स सी प्लेड, हाफ द टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, और ये जायंट व्हील। तो ये हो गया इक्वेशन 1। अब यहां पे एक चीज और दे रखा है कि जो हुपला का रेट है, हुपला जो है, ठीक है, 4 रुपीज है, और जायंट व्हील का एक राइड 3 रुपीज का है, ठीक है, ऐसा। तो टोटल खर्चा कितना होगा, 4 इंटू जितने टाइम वो खेली रहेगी हुपला, और 3 इंटू जितने टाइम वो जायंट व्हील पे खेली रहेगी। तो कैसे लिख देंगे उसको, 3 इंटू मतलब 3 रुपीज इंटू जितना टाइम वो हुपला जायंट व्हील पे खेली है, वो टोटल अमाउंट खर्च हुआ कहां पे, राइड में, प्लस 4 इंटू जितने टाइम वो हुपला खेली होगी उतना खर्च हुआ होगा, तो 4 इंटू वाई, और टोटल कितना उसके पास था 20, तो 20 रुपीज टोटल खर्चे हुए उसके पूरे। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। समझ में आ गया ये चीज, दोनों इक्वेशन कैसे बने हैं। तो ये 3 क्या है, ये रुपीज है, और ये क्या टाइम्स, कितना टाइम्स, जैसे मान लो कि एक आम का दाम 3 रुपया है, तो 10 आम अब 30 रुपया है, तो कैसे, तो 3 इंटू 10, एक आम का दाम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मैंगोज। तो ये क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स वी प्लेड ऑन जायंट व्हील, ठीक है। तो टोटल रुपीज जो जायंट व्हील में खर्चा हुआ 3x, टोटल रुपीज जो खर्चा हुआ हुपला में वो 4y, और दोनों मिला के कितना खर्च हुआ है 20 रुपीज, ठीक है। तो ये दूसरा इक्वेशन बन गया, ठीक है, ये मल्टीप्लाई है, इसको x मत समझिएगा। अब इसको ग्राफ बनाते हैं, इन दोनों चीजों ग्राफ हमें ग्राफ बनाने सीखना है, सॉल्यूशन निकालना हम बाद में सीखेंगे। ग्राफ बनाना पहले सीखते हैं, पहले इक्वेशन लिखना। तो ये पेयर ऑफ इक्वेशन हो गया 2 वेरिएबल्स में। अब इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, कैसे ग्राफ में बनेगा ये चीज सीख रहे हैं हम सीख रहे हैं अभी, ओके। उसके बाद हम आ जाएंगे जो भी सॉल्व करते हैं। अब करना क्या है, इसको देखो यहाँ पे टेबल बनाते हैं। अगर ग्राफ बनाना सबसे पहले टेबल बनाना पड़ता है, ठीक है। टेबल बनाते हैं किसके किसके बीच, x और y के बीच। ये हो गया x मेरा, और ये हो गया y, ओके। यहां पे भी, यहां पे देखो, ये सेकेंड टेबल में बना रहा हूं सेकेंड इक्वेशन के लिए, ठीक है। हर इक्वेशन के लिए एक एक, सभी इक्वेशन के लिए एक एक टेबल बनेंगे, ओके। तो ये हो गया x, ये हो गया y, ओके। चलिए तो इक्वेशन बनाते हैं। यहां पे देखो, पहले में जब x 0 होगा तो y कितना 0, x 0 तो y 0, डेफिनेटली x 0 रख देंगे तो 0/2 0, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। अब x का वैल्यू मैं 1 रख दूं, सॉरी 2 रखता हूं, चलो आधा हाफ क्यों ले, यहाँ पे 2 रखता हूं, 2 इसलिए रखा हूं कि 2 और 2 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा हाफ इंटू 2, तो ये कट के 1 आ जाएगा, तो y का वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। ये पहले इक्वेशन के लिए हमने
बना लिया। अब यार देखो दो, अब सोच रहे हो दो ही पॉइंट क्यों लिया मैंने पहले पोलिनोमियल में तो बहुत सारे पॉइंट लिए थे। तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये जो इक्वेशन है, जो इक्वेशन बन रहे हैं, ये क्या बन रहे हैं, स्ट्रेट लाइन के बन रहे हैं। और अपने हम जानते हैं कि दो लाइन अगर हमें दे दिया जाए तो स्ट्रेट लाइन हम खींच सकते हैं, इसलिए मैंने दो ही लाइन लिया है। दो पॉइंट इसके एक्स के, दो पॉइंट इससे वाई के मिले हैं, तो दो लाइन, दो पॉइंट जो होते हैं वो मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, पूरा स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। तो मिनिमम दो पॉइंट चाहिए होता है, तो मिनिमम मैंने दो पॉइंट ले लिया, ठीक है। इससे हम स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं या फिर इसका ग्राफ खींच सकते हैं। सेकेंड में भी दो ही पॉइंट लेंगे। पहले क्या करते हैं, जीरो ले लेते हैं, ठीक है। एक्स का वैल्यू जीरो जब होगा, एक्स का वैल्यू मैं जीरो कर दूं तो ये जीरो हो गया, तो वाई कितना हो जाएगा, 4y बराबर 20, ठीक है। तो y कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो बात को। चलो तो 4y बराबर ये हो गया 20 हो गया, तो y बराबर हमारा 5, तो x बराबर 0 पे y बराबर 5 हो गया। अब क्या करें, x को मैं कुछ ऐसा मानता हूं जिससे हमें फायदा होने वाला हो, ठीक है। तो x को मैं मान लो कि 4 मान लो, x इक्वल्स टू 4, ठीक है। x मैंने 4 माना, तो 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू वाई बराबर 20 हो रहा, 4 इंटू ये y, ठीक है। तो यहां से 4y जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो y बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है कि नहीं। या 3 इंटू 4 12, जब इधर जाएगा तो 12 माइनस 20 माइनस 12 तो कितना 8, तो 4y कितना हो गया मेरा 8 हो गया, y 8/4, तो 8/4 कितना 2, तो y में 2 लिख सकता हूं। अब इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं। ग्राफ में जब हम प्लॉट करने जाएं इसको तो क्या होगा, पहले इसके लिए, ठीक है, इसको मैं ग्रीन से कर रहा हूं, ये ग्रीन से है, ध्यान रखिएगा, और इसको मैं रेड से करूंगा दूसरे वाले को प्लॉट। y x जब 0 है तो y कितना है, x 0 तो y 0, मतलब कि ये पॉइंट कहां पे, यहां पे कहीं आ रहा है, ठीक है। ये 0 और 0 वाला पॉइंट होता है, ओके। जब x 2 है तो y 1 है, x 2 है तो y 1 है, तो ये पॉइंट कुछ यहां पे आ रहा, ये हो गया 2,1, ठीक है। चलो तो इसको मैं ग्राफ में प्लॉट कर दूं अगर, तो ये सीधा एक ऐसा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा एक स्ट्रेट लाइन हो गया, ओके। ये हो गया पहला। अब इसका इक्वेशन लिख देते, कौन से इक्वेशन के लिए था, इसको अगर मैं पूरा इक्वेशन लिखूं, क्लियरिफाई अगर करूं बिल्कुल, तो 2 इधर जाएगा, तो ये x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 वाला इक्वेशन है, ठीक है। 2 इधर गया, 2y, और फिर ये x, तो x बराबर 2y हुआ है, 2y को दूसरे तरफ लेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 2y बराबर 0। तो ये कौन सा इक्वेशन है, ये है, ये लाइन है x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 वाला, ठीक है। के लिए 3x प्लस 4y के लिए, तो जब x 0 है तो y 5 है, तो y कहां गया, यहां 5 चले गया, ठीक है। इसको बोलेंगे 0, x 0 पे y 5 है, तो ये पॉइंट कौन सा 0 5 हो गया। x 4 है तो y 2 है, यहाँ x 4 है, y कितना 2, तो यहां से ऐसे जाए 2, यहां से ऐसे ऊपर, जहां मिलेगा वो पॉइंट क्या हो जाएगा, तो इसको कह सकते हैं, इसको थोड़ा यहां से हटाना पड़ेगा, इस पॉइंट को हम कह सकते हैं 4,2, x 4 पे 2 है ना, x 4 पे y का वैल्यू 2, ठीक है। तो ये लाइन कुछ ऐसा बन रहा, ओके, ऐसा यहां से निकलेगा, ओके। देखो तो ये क्या हो गया, ये 3x प्लस 4y बराबर 0 का लाइन हो गया, ये वाला लाइन, इसका इक्वेशन। और ये जो लाइन है, ये इसका इक्वेशन हो गया हमारा क्या, x माइनस 2y बराबर 0, x माइनस 2y बराबर 0, ठीक है। तो ये दो लाइन के दो इक्वेशन हुए, और जहां ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ठीक है, यहां पे कट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो ये जो पॉइंट होता है ना उनका, वो सॉल्यूशन होता है। यहाँ जो x का वैल्यू के लिए पॉइंट आया है, y के वैल्यू जो पॉइंट आया है, वो उसका सॉल्यूशन होता है, समझ गए। तो ऐसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और ये क्या, ये जो पूरा पार्ट था वो क्या था, अलजेब्रिक
रिप्रेजेंटेशन था, ठीक है। ओके, तो बात समझ में आई पूरी क्लियरली, क्या है क्या नहीं? अरे नहीं समझ में आ रही है, दिख नहीं रहा है। अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, ओके। तो ऐसे अगर हम एक्स वाई में दिखाते हैं तो अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन होता है, और ग्राफ में दिखाते हैं तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। बस यही चीजें करनी है आपको पहले एक्सरसाइज में। तो ये हम सॉल्व कर लेंगे अगले क्लास में, पूरा जो एक्सरसाइज है हमारा पूरा उसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद सेकंड पे चलेंगे, सॉल्यूशंस पे हम नहीं है अभी, बस मैं आपको दिखा रहा था कि सॉल्यूशन होता है ग्राफ में, कैसे दिखा रहा था मैं आपको, कैसे लिखते हैं इक्वेशन ये सीखना है, ग्राफ कैसे बनाते हैं ये सीखना है। इसके बाद हम सॉल्व करना सीखेंगे, कैसे क्या क्या वैल्यूज आएंगी, मतलब कि एक्स और वाई के क्या वैल्यूज हो सकते हैं। यूनिक वैल्यू होगा, मतलब एक ही वैल्यू आएगा कि बहुत सारे वैल्यू होंगे, कि पैरेलल होंगे दोनों लाइन, कब क्या होगा, क्या कंडीशंस होंगे उसके लिए, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट जब शुरू करेंगे 3.2 तब सीखेंगे। फिलहाल के लिए ग्राफ में रिप्रेजेंट करना और अलजेब्रिक रिप्रेजेंट करना हम इसको सीख रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर, उम्मीद है इसको लिख लीजिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ओके, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।